मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो यूरोपियन पावर्स आई हुई हैं भारत के अंदर, वो यूरोपियन पावर्स जो है 5 का सीक्वेंस आप लोगों को मैंने बोला था याद करने को। आई थिंक सब लोगों ने अब तक याद कर लिया होगा। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डैनिश एंड फ्रेंच, राइट। हम लोग ये कर चुके हैं। 5 का ये सीक्वेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारे 5, यहाँ पर हम लोगों को जो पता है कि ये 5 जो पावर्स आई थी यूरोपियन, ये 5 थी, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो है एक एक करके सारी पावर्स का रीजन देखा था कि ये सारी पावर्स जो आई थी ये कैसे कैसे यहाँ पे एक्सपैंड करी थी। एंड देन आफ्टर हम लोगों ने इसमें स्टार्ट करी थी जो है बैटल ऑफ प्लासी, राइट। तो वो भी मैं आपको एक बार दोबारा से शो कर देती हूँ वो स्लाइड्स, बैटल ऑफ प्लासी की। ये हमने नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट किया था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, राइट। हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी जो है, याद रखिएगा 1757 में हुगली नदी के किनारे पलाशी पर होती है या प्लासी पर होती है, जिसमें नवाब जो थे सिराज उद दौला वर्सेस कौन होता है, ये नवाब कहाँ के, नवाब ऑफ बंगाल। इसके वर्सेस किसकी लड़ाई होती है, ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स में कौन से पर्सन लड़ रहे थे, ये भी मैंने आपको बताया था, लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो इस तरीके से ये वाली जो है आपका, यहाँ पर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था बैटल ऑफ प्लासी को। और इसके अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बैटल है, काफी टर्निंग पॉइंट एक बैटल थी ये वाली। तो बैटल ऑफ प्लासी जो कि वेस्ट बंगाल में फॉट की जा, आज के समय का वेस्ट बंगाल, ठीक है, उस समय का तो बंगाल ही था वो। तो वहां पे ये बैटल होती है, जो इससे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर जीत जाने की वजह से उनकी बेसिकली यहाँ पे जो पावर्स है वो बढ़नी शुरू हो जाती है ना। तो ये भी आपको हमने बताया था, पूरा हमने पढ़ा था यहाँ तक। फिर हमने एक इसके अंदर पढ़ा था ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ब्लैक होल ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू, इतना लिख के छोड़ देते। अब आपको खुद बताना होता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी किससे रिलेटेड है। तो कौन सी बैटल से रिलेटेड है, बैटल ऑफ प्लासी से, ठीक है। ये वाले जो फर्स्ट लाइन है, इसमें मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा है व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं आप सबको ये समझा देती हूँ दोबारा से। ये लाइन, जो ये प्रिजनर्स थे, ये प्रिजनर्स ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनको फोर्ट विलियम में कैप्चर किया गया था, क्योंकि ये लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे थे इलीगल तरीके से, ठीक है। तो इन लोगों को रखा गया था कैप्चर करके डंगन कालकोटरी में, जो कि ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है। ब्लैक का मतलब यहाँ पे काला हो गया, मतलब कि पूरा काला एरिया है जहाँ पे ना हवा है ना पानी है और बिल्कुल ही लाइट भी नहीं है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को प्रिजनर बना के रखा गया। 146 प्रिजनर्स थे, जब बाहर निकले तो सिर्फ 23 ही जिंदा रह पाए, सफोकेशन की वजह से बाकियों की डेथ हो गई थी। और इस ट्रेजेडी के बाद ब्रिटिशर्स ने बदला लेने के लिए बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी। और सिराजुद्दौला के जो खुद के ट्रस्टेड पर्सन्स थे, जो ट्रस्टेड जनरल्स थे, कौन थे, मीर जाफर, मानिक चंद, ओमी चंद, राय दुर्लभ। नाम आता है अगर ऐसा, ये 3-4 नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि ये नाम किससे रिलेटेड है, मतलब कौन सी बैटल से रिलेटेड है या कहाँ से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये जो मीर जाफर थे, इन्होंने अपने ही मालिक को धोखा दे दिया। एंड फाइनली ये सारे जो लोग थे, ये सब लोगों की वजह से सिराज बैटल को हार जाते हैं। और यहाँ पर जो फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन की जाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर कब साइन हुई और क्या थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो कि फरवरी 1757 में साइन की जाती है, ये क्या थी, ये ट्रीटी ऑफ अलीनगर थी जब ये परमिशन मिल गई थी कि ब्रिटिशर्स फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि बैटल जीत गए हैं ना, तो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी ये स्क्रिबलिंग कर रहा है यहाँ पर, ये जो भी आप उस पर लिखते हो स्क्रीन के ऊपर,
मैं उस स्टूडेंट को हटा दूंगी, तो कोई भी फालतू में स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं लिखेगा। स्क्रीन जैसे क्लीन है वैसे ही रहेगी। वॉट एवर आई एम राइटिंग वो ही फाइन, बाकी और आप प्लीज कुछ भी मत लिखिए उसके अंदर। अगर गलती से लिख दिया है तो आप वहां पे रब करने का ऑप्शन आता है, आप लोग रब कर दीजिए। आगे देखेंगे भाई, वैसे मैंने डिसेबल ही कर दिया है अब तो, अब कोई लिख भी नहीं पाएगा। आगे देखेंगे अब, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ये आपको याद रखना है, ये वो पर्सन है जिन्होंने बेसिक ब्रिटिश रूल को इंडिया में स्टार्ट किया, राइट। सो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये ट्रीटी साइन करवाते हैं, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, किस किस के बीच में, सिराज और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। जिसमें ट्रीटी का मतलब बेसिकली याद रखिएगा, जिनको नहीं पता, ट्रीटी का मतलब होता है समझौता। दो लोगों के बीच में कोई समझौता हुआ है, कोई अग्रीमेंट हुआ है, तो उसे हम ट्रीटी कहते हैं। और जहां पर वो ट्रीटी हुई है, ऑफ लगा के आगे वो नाम हो जाता है। अगर ये दिल्ली में हुई होती तो ट्रीटी ऑफ दिल्ली हो जाती, अगर ये जम्मू में हुई होती तो ट्रीटी ऑफ जम्मू हो जाती। ठीक है, लेकिन ये कहाँ हुई थी उस समय, अलीनगर में, दैट्स व्हाई द नेम वाज ट्रीटी ऑफ अलीनगर। तो क्वेश्चन कैसे आता है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज रिलेटेड टू, ट्रीटी ऑफ अलीनगर किससे रिलेटेड थी, किन दो लोगों के बीच में साइन हुई थी। तो आई हैव मेंशन दी ईयर आल्सो, 1757 में इस ट्रीटी ऑफ अलीनगर को साइन किया गया था दो लोगों के बीच में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। ठीक है, बेसिकली अलीनगर कहाँ पे है, तो मैं आपको ये साफ बता दूं, अलीनगर कैलकटा ही है। ठीक है, ये आपको शायद शौक लगे इस बात का सुन के कि ये कैलकटा ही है। कैलकटा को का कुछ टाइम पीरियड के लिए नाम रखा गया था अलीनगर। ठीक है, जब नवाब ये थे यहाँ पर, सिराजुद्दौला थे, तब उन्होंने अपना नाम जो है कैलकटा का नाम चेंज करके अलीनगर रख दिया था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जो है वो नाम दोबारा से कैलकटा हो गया था। तो अलीनगर याद रखिएगा, ये कैलकटा का ही नाम था। ठीक है, तो वहीं पर ही ये ट्रीटी साइन हुई थी। और इस ट्रीटी में क्या मिल जाता है, वो ये बोलते हैं कि भाई जो भी आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी थी वो आप कर सकते हो, ब्रिटिशर्स अपनी ट्रेडिंग के राइट्स लेते हैं, प्लस ये कहते हैं कि हमें फोर्टिफिकेशन करने दी जाएगी, हम फोर्टिफिकेशन पूरी करेंगे। ठीक है, फोर्टिफिकेशन करेंगे फ्रेंच से बचने के लिए, तो यहाँ पर सारी बातें माननी पड़ जाती। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ कि ट्रीटी साइन करने के कुछ टाइम बाद ही ब्रिटिशर अपनी बात के बिल्कुल पक्के नहीं थे, उन्होंने क्या कर दिया, फ्रेंच पे अटैक कर दिया, और सिराज जो है वो फ्रेंच के साथ हो गए। ठीक है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हुआ, तो इन्होंने भी वही चीज करी। सिराज के दुश्मन कौन है, ब्रिटिश, ब्रिटिश का दुश्मन कौन है, फ्रेंच, तो सिराज ने फ्रेंच से दोस्ती कर ली। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को ही हटा दिया, उन्होंने सिराजुद्दौला को ही यहाँ से जो है वो भगा दिया, यहीं से उनको ही गायब कर दिया। और उनकी जगह जो उनके ट्रस्टेड पर्सन थे, जिन्होंने मदद करी थी बैटल ऑफ प्लासी जीतने में, जो मैंने आप पीछे नाम बताया था, मीर जाफर, ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पर्सन थे इनके। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को इन्होंने मार दिया था, दे किल्ड सिराजुद्दौला एंड देन दे गिव द थ्रोन टू किसको, मीर जाफर को, ये जो नाम था पर्सन का, मीर जाफर को ये गद्दी दे देते हैं। ठीक है, तो मीर जाफर यहाँ पर जो है वो मान जाते हैं। ठीक है, मीर जाफर नेक्स्ट जो है नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं। और मीर जाफर जब नवाब बन जाएंगे तो ब्रिटिशर्स जो है उनको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि अपने ही बंदा, अब तो मीर जाफर ही जो है वो अपना ही बंदा है, अब वो यहाँ पे बन गया है, तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने अब खुद से फ्री ट्रेड करना शुरू किया। वॉर जो किया था अभी ये वाला बैटल, उसके बदले इन्होंने 1.77 करोड़ एज वॉर कंपनसेशन लिया। सोचो उस समय का 1.77 करोड़ 1757 के टाइम पीरियड का। और 24 पारंगनास की जमींदारी भी अपने पास रखी। पारंगनास क्या होते हैं, देखो ये आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया था, पारंगनास और इनका सीक्वेंस पूछा गया था। 24 पारंगनास जो है ये बेसिकली वेस्ट बंगाल है। ठीक है, जो पूरा वेस्ट बंगाल का रीजन था
ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था उस समय का, ठीक है। कौन कौन सा? एक 24 पारंगनास नॉर्थ, एक 24 पारंगनास साउथ, ठीक है। ये इनमें डिवाइडेड हुआ करता था। ये इसकी बेसिकली हिस्ट्री है। मीर जाफर ने जो है ये 24 पारंगनास का जो नॉर्थ का रीजन था ये पकड़ा दिया था ब्रिटिशर्स को कि आप जो जमींदारी यहाँ पर है, टैक्सेस कलेक्शन होता है, वो सब आप रखो। तो ये उन्होंने राइट जो है इनको दे दिया था। और यहीं से भारत में क्या स्टार्ट होती है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। सबको पता है ये वर्ड, समझ रहे होंगे सब मीनिंग इसका। ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ मीन्स हमारी जो वेल्थ है, हमारी जो पूंजी है, जो हमारी इंडिया की जो जायदाद है, वेल्थ है, वो सब ड्रेन होने लगती है। ब्रिटिशर्स हमसे लूटने लगते हैं वन बाय वन, धीरे धीरे करते करते सारी वेल्थ यहां से जाने लगती है, राइट। वेल्थ यहां से खत्म होने लगती है। तो ये आपको याद रखना है, जो वेल्थ खत्म होती जाती है उसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये वर्ड जो है कौन लेके आया, क्या थ्योरी थी, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं। इस पे आपके केएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसी बार आया है ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर। सो आई वुड लाइक कि आप लोग इसके बारे में एक बार सब लोग समझेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जो अपनी प्रिपरेशन रख रहे हैं और क्वेश्चन जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम अकॉर्डिंग टू केएस का लेवल देख रहे हैं, ताकि अगर ये वाला आप लेवल टच कर लेते हो सो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व योर पेपर। आप इजीली अपना जीएस का पेपर सॉल्व कर सकते हो अगर आप टच कर लेते हो। सो हम इसके अंदर जो है यहाँ पर यही हम समझेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर क्या क्वेश्चन था और ये है क्या चीज। ड्रेन का मतलब धीरे धीरे खत्म होते जाना। क्या चीज खत्म होते जाना? जो भी पैसा है वो यहां से कहाँ जा रहा है? इंडिया से इंग्लैंड जा रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है? द कांस्टेंट फ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, इसे हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट। ये हमारे यहाँ के हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इसको दिया है। और ये बोला गया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ 1757 के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद स्टार्ट हुई है, ठीक है। और इस चीज को सबके सामने लाने वाले वो कौन से पर्सन थे? वो लेके आए थे दादा भाई नारोजी। प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ दिस पर्सन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दादा भाई नारोजी। केएस में पूछा गया था ये थ्योरी कब आई है, ईयर पूछा गया था 1867 में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। 1867 जो है उसमें इस थ्योरी को लेकर के आया गया, ये ईयर पूछा हुआ है 1867। एंड ये भी अब ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है ऑलरेडी। सो अब हम इसमें और क्या पढ़ सकते हैं? इसमें हम ये पढ़ सकते हैं कि इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का मेंशन्ड कहाँ पे है, हमें कहाँ देखने को मिलता है। सो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दादा भाई नारोजी की एक बुक है। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना। बुक का नाम लिखेंगे सब लोग, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया था दैट ब्रिटेन, जो ब्रिटिश है, दे हैव कंप्लीटली ड्रेन्ड इंडिया। और इसी थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया था? इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया था एम.जी. रानाडे ने। दिस थ्योरी हैज बीन फर्दर डेवलप्ड, लिख लीजिएगा, फर्दर डेवलप्ड बाय एम.जी. रानाडे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि इंडिया से सारे रिसोर्सेज जा रही हैं एंड वो इंग्लैंड में रिसोर्सेस को ऐड करते जा रही हैं।
ठीक है भाई, ये सारी बातें इन्होंने बोली थी। और एमजी रानाडे ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया था। बुक कौन सी थी? एसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स हैं, आपसे ये फैक्चुअल डिटेल्स कई बार पूछ ली जाती हैं, सो आई जस्ट वांट कि आप ये फैक्चुअल डिटेल्स अपने दिमाग में रखें। आपको पूरा आसपास का आगे पीछे का सारा पता होना चाहिए ताकि इस टॉपिक से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वो आपसे सॉल्व हो जाए। हमारा सिर्फ यही मोटिव होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो एटलीस्ट उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप एटलीस्ट सॉल्व कर पाओ उसको। ये लिख लीजिएगा सारी चीजें ये वाली। अब इन्होंने वेल्थ को कैसे ड्रेन किया, व्हाट वर दी फैक्टर्स एंड हाउ दे डिड दैट, इसको ही हमें आगे कवर अप करना है। अभी आप धीरे धीरे देखते जाओगे कि हाउ दे डिड दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ, कैसे वो यहाँ का पैसा जो है ट्रिलियंस में, ट्रिलियंस के अंदर जो है भारत से पैसा लेके गए थे और अपने रिसोर्सेज अपनी कंट्री में इसको ऐड किया था। अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे इन चीजों को। ठीक है भाई, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ तक नोट कर लिया होगा आई होप सबने। ये वाली स्क्रीन में हटा रही हूँ, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ से अपना ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपने पढ़ा ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ से स्टार्ट हुआ आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है भाई, अब आपको एक चीज पता लग गई कि ब्रिटिशर की साइड से कौन से पर्सन लड़ रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव। और अब नवाब ऑफ बंगाल कौन बन चुके हैं? मीर जाफर। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी अब तक 1757 के बाद। ये सीन आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ अब एट प्रेजेंटली ये चल रहा है। ठीक है, अब आराम से शांति से जो है मीर जाफर आके बैठ गए क्योंकि सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया है, तो अब ये आ चुके हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? अब मीर जाफर जो है, ये मीर जाफर, मैम ब्रिटिशर्स ने कंपनसेशन, फैजल ब्रिटिशर्स ने जो कंपनसेशन लिया है वो सरकार से लिया है, बंगाल की सरकार मतलब सिराजुद्दौला से ही लिया था। ठीक है, जो सिराजुद्दौला की जितनी भी वेल्थ थी उसमें से लिया था पैसा। आगे देखेंगे अब बैटल ऑफ बक्सर क्या है। अब एक और फेमस बैटल आप लोगों ने सुनी है, ये क्यों होती है और कैसे होती है। स्टोरी सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स हैव एंटर्ड द बंगाल, ये लाइन तो आपको क्लियर हो चुकी है। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे ब्रिटिशर की जगह ये मीर जाफर काम कर रहा है। तो मीर जाफर पता है क्या है? इट इज अ पपेट। मतलब है तो नवाब मीर जाफर, लेकिन राज कौन कर रहा है अभी भी? रॉबर्ट क्लाइव। मीर जाफर के पास पावर्स नहीं है यहाँ पर। तो हुआ क्या, मीर जाफर पपेट की तरह था, तो मीर जाफर जो है यहाँ पर परेशान हो जाते हैं क्योंकि आप नवाब हो लेकिन पावर आपके पास नहीं है, आप पपेट हो। तो आपको ये होगा ना यार, मैं तो नवाब हूं, मैं इन्हीं ब्रिटिशर्स को हटा देता हूँ। तो उसने क्या किया, इसने मीर जाफर ने इनके खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो जब ब्रिटिशर्स को दिखा गया ये तो मेरे खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर किसी के सगे नहीं थे। उन्होंने मीर जाफर को भी हटाया। उन्होंने किसको बुला लिया? उन्होंने मीर जाफर के सन इन लॉ को, मीर जाफर के सन इन लॉ थे मीर कासिम, बुला लिया मीर कासिम, राइट। मीर जाफर के बाद मीर कासिम, यहाँ पे रीड करोगे आप सब लोग, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मीर जाफर वॉज हेल्पिंग ब्रिटिशर एंड ही बिकेम नवाब। सो नाउ ब्रिटिशर ने उसको पपेट रूलर बना दिया। मीर जाफर हो गया इस बात से परेशान, उन्होंने डच की हेल्प ली, लेकिन ब्रिटिशर ने उसको ही हटा दिया। डच जो है वो यहाँ से इनसे हार चुके हैं, तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने मीर जाफर को ही हटा दिया और इनके सन इन लॉ कौन, मीर कासिम, इनको एज द न्यू नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ,
मीर जाफर की जगह मीर कासिम आ गए। और मीर कासिम ये और ज्यादा तेज निकले। ये चाहते थे कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट रहूं, ये आ तो गए लेकिन इनको था कि मैं तो इंडिपेंडेंट रहूंगा। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले तो अपनी कैपिटल जो है मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर, मुंगेर जो जगह है, मुंगेर का जो किला था वहां शिफ्ट कर दी। मुर्शिदाबाद कैलकाटा में था, वहां से उठा के मुंगेर जगह थी वहां पे कर दिया। मतलब अपने तरीके से काम करने लगे। ये थे यहाँ पर जो है अपने तरीके से काम करने लग गए। ठीक है, ये अपना अपना काम करने लग गए, मतलब जैसा इनको चाहिए अपने हिसाब से काम कर रहे थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है डायरेक्टली जो है आर्मी को ट्रेन करना शुरू किया, अपनी आर्मी जो है उनको ट्रेन करना शुरू किया। इन्होंने एक अच्छा काम ये भी किया कि जो भी इंडियंस थे और ब्रिटिशर थे सबको सेम रखा। इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मीर कासिम अपने तरीके से काम करने लगे। और ये बात किसको हुई, ये बात ब्रिटिशर्स को बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए यहाँ पर नई बैटल होती है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, बैटल ऑफ बक्सर। कैसे हुई इसका भी आगे भी समझेंगे, इसमें आगे भी पॉइंट्स हैं। मीर कासिम ने ये सोचा कि यार मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा ब्रिटिशर्स को, मेरे पहले वाले लोग भी नहीं संभाल पाए तो मैं अकेला क्या कर लूंगा। उसने समझदारी दिखाई और पड़ोसियों की हेल्प लेनी शुरू की, जो उसके साथ के और एरियाज थे जैसे कि अवध। ठीक है, अवध जो था एरिया, सबसे पहले उसने अवध की मदद की। जो नवाब ऑफ अवध था, यहाँ पे रीड करेंगे, नवाब ऑफ अवध कौन था, शुजा उद दौला। ये सिराज नहीं है, ये शुजा है, कंफ्यूज मत होना। जो पहले पढ़ा था इससे वो सिराज उद दौला था। इसने क्या किया, इसने सोचा मैं मदद लेता हूँ किसकी, अपने पड़ोसियों की जो थोड़े पावरफुल। तो ये पहुंच गया नवाब ऑफ अवध के पास, इसके पास। और उस समय जो पूरे इंडिया का राजा था मुगल एम्परर शाह आलम, ये उनके पास मदद लेने पहुंच गए। ठीक है, तो ये सब मीर कासिम अब अकेला नहीं है, दो लोग इसके साथ और जुड़ गए, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर शाह आलम, तीन लोगों के साथ। और तीनों का मोटिव क्या है, रॉबर्ट क्लाइव को हराना। ठीक है ना। अब यहाँ पे बैटल किस किस के बीच में हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम। मीर कासिम के साथ कौन कौन है, शुजा उद दौला और शाह आलम। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिलके जो ब्रिटिश की आर्मी को लीड कर रहा था वो ब्रिटिश जनरल हेक्टर मुनरो। ये लोग हैं, इनके वर्सेस ये तीनों आ गए। ठीक है भाई, ये सब आ गए। बट एट द एंड व्हाट हैपेंड, ब्रिटिशर्स अगेन वॉन दी बैटल। ठीक है, ये बैटल 1764, 1765 नहीं, इसको 64 कर लीजिएगा, 64 में फाइनल रिजल्ट लेके आती है। बैटल जो है वो 1763 में स्टार्ट होती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती, करते करते 64 तक पहुंच जाती है। ठीक है, फाइनली होता क्या है, मीर कासिम हार जाते हैं और कहाँ भाग जाते हैं, मीर कासिम बंगाल को छोड़ के अवध भाग जाते हैं। ठीक है, ये अपना अवधि चले जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। फाइनली सब हार जाते हैं यहाँ पर। और जो जीतते हैं वो यही हेक्टर मुनरो और रॉबर्ट क्लाइव, ये लोग जीत जाते हैं। और जो ब्रिटिशर्स हैं फाइनली ये क्या बन जाते हैं, नॉर्थ इंडिया की, सब लोग डरने लगते हैं और नॉर्थ इंडिया की ये पावर बन जाती है। और मीर जाफर को जबरदस्ती जो सारी चीजें थी बंगाल का, वो सब इनको हवाले करना पड़ता है और साइन की जाती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सुनना यहाँ पे सब लोग, बैटल ऑफ प्लासी जब हुई थी तब कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, वो अलग थी। ठीक है, अब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद में बैठ के साइन हुई थी,
इसलिए ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर। और इस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में फाइनली क्या होता है, जो कि इन सब लोगों के बीच में होती है, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश रूल है ये स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जो बाकी जितने भी सब लोग थे इस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में, फाइनली इनको जो पूरा एरिया था वो सरेंडर करना पड़ जाता और 50 लाख रुपीस एज वॉर कंपनसेशन देने पड़ते हैं ब्रिटिशर्स को। ये इनको जबरदस्ती यहाँ पे देने पड़ जाते हैं। और दीवानी राइट्स, अब नाउ व्हाट इज दीवानी? दीवानी का मतलब होता है जितने भी टैक्सेस, रेवेन्यू, मनी राइट्स थे वो किसके हाथ में चले जाते हैं? ब्रिटिशर्स। सारे दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स के हाथ में चले जाते। अब उनको ये सारा कुछ, मतलब सब जो है ना पैसों का मामला, सब ब्रिटिशर्स देखेंगे और कोई बंदा नहीं देखेगा, सब कुछ ब्रिटिशर्स देखेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से इसको रिकैप कर लेते हैं पूरी स्टोरी को। हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले हुई यहाँ पर। बैटल ऑफ प्लासी का रीजन हमने देखा था ब्लैक होल ट्रेजेडी। बैटल ऑफ प्लासी होती है शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में। मीर जाफर धोखा दे देते हैं, तो मीर जाफर की जो है वो मीर जाफर ही नेक्स्ट नवाब बन जाते हैं। ये जो है बैटल खत्म होती है तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होती है, जिसमें ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग राइट मिलते हैं, फोर्टिफिकेशन करने के राइट्स मिलते हैं। लेकिन फिर मीर जाफर जब यहाँ पर नवाब बन जाते हैं तब वो एक पपेट की तरह काम करते हैं, और वो जो पपेट वाली चीज थी उस चीज के चलते वो डच की हेल्प लेते हैं। डच अभी भी भारत में ही थे, कुछ डच अभी भी भारत में थे, और मीर जाफर को लगा कि यार ये क्या पता हमारी मदद कर दे, ये भी अंग्रेज जैसे ही दिखते हैं, क्या पता ये मदद कर दे हमारी। लेकिन डच की ब्रिटिशर के आगे नहीं चल सकती थी, तो उनको भी कुछ खास यहाँ पे हो नहीं पाया। तो मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बुलाया गया, उनके सन इन लॉ को। वो और ज्यादा समझदार था, उसने और लोगों की मदद ली। किस किस की मदद ली? एक तो नवाब ऑफ अवध और शाह आलम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बैटल भी ये लोग हार गए। पर्सन्स जो जो इन्वॉल्व हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन पर्सन्स के नाम याद रखें। हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, मीर जाफर, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, सबके नामों में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर जब ये बैटल हार गए तो कोई भी बैटल होती है, चाहे हारो चाहे जीतो, एक ट्रीटी साइन की जाती है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड हर बैटल के बाद एक ट्रीटी साइन होती है, एक समझौता किया जाता है। तो यहाँ पर भी समझौता किया गया इलाहाबाद में। और फिर फाइनली ब्रिटिशर्स जो हैं दे आर लाइक कि अब तो हम बंगाल जीत चुके हैं, अब तो पूरा बंगाल अपने कब्जे में है। तो उन्होंने अपना एक नया ही सिस्टम स्टार्ट कर दिया। कौन सा नया सिस्टम? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डुअल सिस्टम, दोहरी सरकार, डुअल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार इन्होंने स्टार्ट कर दी। इससे आपको समझ में आएगा कि ब्रिटिशर्स को भारत से एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था। वो कोई ये नहीं चाहते थे कि लोगों को भला करें, हम जो काम करवाएं या कुछ भला करें इनका, नहीं। दे जस्ट वांट कि हमें यहाँ से जितना पैसा इनसे ले सकते हैं, इनके फार्मर्स से, जमींदारों से जितना पैसा लूट सकते हैं ना वो लूट लो। देवर ऑफ दिस मेंटालिटी, राइट। ये साफ साफ सी बात है, आपको साफ नजर में आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी भी, आपको साफ नजर में आएगा। तो इन्होंने क्या किया, बड़ा तेज दिमाग लगाया रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आप देख सकते हो सारा कुछ रॉबर्ट क्लाइव ही कर रहे हैं इतने टाइम से। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक दिमाग लगाया 1764 में कि क्या करते हैं कि हम ना पूरे इसको जो भी अपना यहाँ पे चलता है इंडिया में,
हम पूरी सरकार को 2 हिस्सों में बांट देते। ये सब कुछ अभी कर रहे हैं ये बंगाल में, क्योंकि बंगाल इनके कब्जे में, बाकी चीजें कब्जे में नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि पूरे बंगाल को 2 हिस्सों में बांटते हैं, मतलब बंगाल के हिस्से नहीं करती, गवर्नमेंट के हिस्से कर, दोहरी सरकार। क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांटेंगे। सब लोग अपने नोट्स में भी बनाएंगे ऐसे। एक ये रखेंगे दीवानी, एक ये रखेंगे निजामत। अभी क्या होता है दीवानी और निजामत? दीवानी का मीनिंग अभी बताया मैंने, रेवेन्यू कलेक्शन, जो पैसा आ रहा है उसको कलेक्ट करना। और निजामत क्या होता है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, ये यहां पर इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया। मतलब क्या है कि दीवानी जो राइट्स होंगे, मतलब लोगों से पैसा इकट्ठा करना, लोगों से पैसा लेना, कितना कितना टैक्स रहेगा वो डिसाइड करना, कहाँ पे कितना होगा, वो सब चीजें किसके हाथ में है? ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथ में। और जो संभालने का काम है, मतलब जितना भी वहां पे पीस बना के रखने का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है वहां का, वो सब कुछ नवाब देखे। मतलब नवाब बेसिक कुछ काम नहीं करेगा, नवाब सिर्फ लोगों की भलाई के लिए। नवाब के पास कोई पैसों की ताकत नहीं है, नवाब के पास कोई पुलिस की ताकत नहीं है, कुछ नहीं है नवाब के पास। वो किस बात का नवाब है फिर, है ना? तो जो नवाब बनेगा उसके हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है। तो ये चीज थी जो कि यहाँ पर इन्होंने करी थी। अब आप देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था। देवर सिर्फ देवर लाइक कि ओनली वी आर इंटरेस्टेड इन योर मनी, जो भी यहाँ पर है जितना भी पैसा है, वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली मनी। हमें बाकियों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे काम होगा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा है नहीं है, भुखमरी हो रही है, फेमाइन आ रहा है, उनको कोई इस चीज से लेना देना नहीं था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इट वॉज स्टार्टेड बाय किस, कौन सा पर्सन? रॉबर्ट क्लाइव। और इसके लिए जो है दीवानी के लिए, दीवानी राइट्स के लिए इन्होंने क्या करा? दीवानी राइट्स के लिए इन्होंने, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीवानी जो पैसा कलेक्ट करना है उसके लिए इन्होंने सूबेदार अपॉइंट करे। सूबेदार, ठीक है, जो कि पैसा कलेक्ट करके सरकार को, ब्रिटिश सरकार को दिया करे। ठीक है, तो 2 पर्सन अपॉइंट किए थे, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से 2 लोगों को अपॉइंट किया गया था, नाम लिखेंगे सब लोग। मोहम्मद रजा खान, और दूसरा पर्सन का नाम है राजा सिताब रॉय। ये 2 लोगों को अपॉइंट किया था ब्रिटिश सरकार ने एज अ सूबेदार, ताकि पैसे की कलेक्शन ये लोग करके ब्रिटिशर्स को देंगे। ब्रिटिशर कहीं नहीं जाने वाले, उन्होंने मीडिएटर बना दिया है सूबेदार। ये लोग पैसा कलेक्ट करके ब्रिटिश सरकार को दिया करेंगे। ठीक है, इस चीज से हमें क्या समझ में आता है कि पब्लिक वेलफेयर जीरो किया इन्होंने, कोई पब्लिक वेलफेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ने लगा। इस टाइम पीरियड में इतना करप्शन हो गया था कि ये बात इंग्लैंड तक पहुंच गई थी कि इंडिया में ये हालात चल रहे हैं। सब कुछ यहाँ पर इग्नोर चला गया था। और नवाब भी क्या करता, नवाब के पास सिर्फ और सिर्फ आपने राइट दे दिया कि लोगों की देखभाल देखो, लोगों की समस्याएं सुनो। नवाब कहाँ से लोगों की समस्याएं सुनेगा? पैसे तो है नहीं उसके पास तो राइट ही नहीं है कोई। तो ना तो नवाब ने कुछ देखा, ना ही ब्रिटिशर्स ने कुछ देखा। तो कंक्लूजन बात में ये था कि बंगाल के लोगों को बहुत कुछ भुगतना पड़ा था उस समय, क्योंकि उनके पास कुछ भी, उनके ऊपर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था। जिस चीज के चलते ये पूरा डुअल गवर्नमेंट का प्रोसेस क्या प्रूव हुआ? डिजास्ट्रस, राइट? क्योंकि सबने इग्नोर कर दिया और बहुत ज्यादा करप्शन होने लगा था। इस करप्शन को खत्म करने के लिए बहुत सी चीजें आगे मैं आप बताऊंगी इसके बाद कि क्या आने लगी थी करप्शन खत्म करने के लिए, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला लिया गया था, क्योंकि इस बंदे ने बहुत लूट लिया था देश को।
इसके आने वाले नीचे ऑफिशियल्स ने खूब लूट लिया था देश को, तो उन्होंने, इंग्लैंड की सरकार ने इन दोनों, मतलब उनको और उनके नीचे वाले लोगों को वापस बुला लिया था। मतलब इंडिया के लोगों को अपना काम करवाने के लिए ब्रिटिश सरकार को इतनी ज्यादा ब्राइब देनी पड़ती थी कि ब्राइब देंगे तब जाके अपना काम हो सकता है कुछ। ये सब चीजें फेस करनी पड़ी थी लोगों को। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, डुअल गवर्नमेंट 1765 में आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद स्टार्ट होता है, स्टार्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन जब अति हो जाती है चीज की, जब एक्सेस में हो जाता है, देन यहाँ पे ब्रिटिश सरकार किसको लेके आती है, एक समझदार व्यक्ति को, वॉरेन हेस्टिंग्स। वो आकर के इस पूरे को खत्म करते हैं। डुअल गवर्नमेंट वाज स्टार्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड एबॉलिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। आप वर्ड लिख सकते हो एबॉलिश्ड, ये वर्ड हम बहुत बार यूज करेंगे, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। इसका मीनिंग होता है रिमूव या खत्म करना। खत्म करने वाले पर्सन कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात और सुनेंगे, कॉन्सेप्ट छोटा सा और है। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आप को क्या बोला था कि मैं क्या हूं, गवर्नर ऑफ बंगाल। याद रखना, इन्होंने अपने आप को ये उपाधि दी थी। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना, ये फर्स्ट गवर्नर थे जो कि यहाँ पर आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। पहले ये छोटे से क्लर्क थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते अपने करियर में इतने बढ़ गए कि ये गवर्नर ही बन गए वहां के आके। इन्होंने सारी बैटल्स जीत ली, ब्रिटिश सरकार भी खुश हो गई इनसे, और फाइनली फिर इनको गवर्नर की पोजीशन दे दी गई थी। और ये यहाँ से जब ये चले गए इंडिया छोड़ के, कुछ ये देखो, हुआ ये था ना कि इसमें फर्स्ट गवर्नर ऑफ